हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 2। इससे पहले ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड इवन शॉर्ट आंसर्स भी हमने कंप्लीट किया है। सो अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? सो ऑब्जेक्टिव 2 में कुछ ट्विस्ट है कहानी में। यहां पे भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेक श्योर आपको हर एक ऑप्शन को चेक जरूर करना है यहाँ पे, राइट? चलिए भाई, तो पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? क्योंकि यहां पे हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना, खुद से जरूर ट्राई करना एक बार, राइट? चलो भाई, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट ऑप्शंस। All electron have the magnetic moment, all proton have the magnetic moment, all nuclei have the magnetic moment and all atoms have the magnetic moment। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलो भाई फटाफट से सोचो, दिमाग लगाओ, बताओ भाई क्या आंसर आ सकता है। सोच लिया सभी ने? चलो भाई, तो क्या बोलेंगे, किन किन के पास यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है? तो मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा और प्रोटॉन के पास भी होगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज पार्टिकल्स की बहुत अच्छी बात है कि जब वो मोशन में होते हैं तो ऐसा लगता है करंट फ्लो हो रहा है, और जब वो करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा ही। सही जानते हो ना ये बात? तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करो ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो तुम्हें क्या दिखेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि करंट का फ्लो हो रहा है। और जब भी किसी कॉइल में करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो ये आपको एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह दिखेगा। और करंट कैरिंग कॉइल का तो खुद का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। सही बात है ना? तो प्रोटॉन के लिए भी ये बोलते हैं। हम क्या बोलते थे अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बोलते थे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और प्रोटॉन की डायरेक्शन में भी करंट क्या होता है? सेम रहता है। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जा रहा है या फिर एक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। यूजुअली हम प्रोटॉन को कंसीडर नहीं करते बिकॉज वो थोड़ा अंदर चला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, तो उसको तो मूव कराना इजी हमारे लिए। लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते। बट तुम ये तो बात जानते हो कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। और यू नो बेटर कि किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आ सकता है ना? चलिए भाई, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये चार्ज पार्टिकल है, तो इवन अगर ये रेस्ट पे भी होंगे तो भी अपने खुद के स्पिन की वजह से, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल है तो ड्यू टू देयर मोशन, ये क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे बना सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, तो इनका मोशन होगा तो उसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये रेस्ट पे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेस्ट पे रहते रहते भी स्पिन करते रहते हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में, तो ये वही कहानी है यहां पे भी। तो क्या होगा अगर यहां पे ये इवन अगर रेस्ट पे ही है, ठीक है, अगर ये मोशन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बना ही रहे, लेकिन अगर इवन इफ दे आर एट रेस्ट, if they are at rest, then also they produces, then also they have magnetic moment, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे है तो भी इनके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्यों होता है? ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्पिन की वजह से भी, क्योंकि देखो अब यहां पे वही बात होगी कि आपस में अब स्पिन भी कर रहे हैं,
मोशन भी कर रहे हैं, देखो मोशन में कर रहे हैं तो हमें वो करंट की फीलिंग देगा, तो हम तो बोल सकते हैं तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जैसे मैग्नेटिक मोमेंट आता है, तो करंट की वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हो, और ये चीज तब होगी जब ये मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर रेस्ट पे हैं तो भी मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पिन। ठीक है, तो ये स्पिन भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, तो यहां पे चार्ज की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट तो बनेगा। और ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूं तुम लोगों से कि चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिज्म है। अगर चार्ज होता तो ही मैग्नेटिज्म होता, अगर चार्ज नहीं है तो कोई मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा। ये बात तो पहले भी बोल दी थी। उसकी वजह ये है, चार्ज अगर मोशन करेगा तो करंट की तरह फील दिलाता है, चार्ज अगर मोशन करेगा तो करंट का रिप्रेजेंटेशन देता है वो, और करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं ना अच्छे से, मैग्नेटिज्म करंट की वजह से। फिर अच्छा मूव नहीं कर रहा है अपनी जगह पे तो भी क्या हुआ, स्पिन तो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द स्पिन यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा फिर से। तो चार्ज की वजह से स्पिन तो आता है, लेकिन न्यूक्लियाई और एटम्स ने क्या बिगाड़ा है आपका। तो देखो भाई एक्चुअली होता क्या है, यहां पे हमने आइसोलेटेड चार्जेस की बात करी है। पहले दो ऑप्शंस में हमने आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात की है, लेकिन आगे के ऑप्शंस में न्यूक्लियाई बोला है, एटम्स बोला है। जब भी इनकी बात करते हैं तो यहां पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हमारे सामने आ जाते हैं। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो कि जो दो चार्जेस है उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं वो। समझ रहे हो ना। न्यूक्लियाई और एटम की बात करें तो यहां पे कहानी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि न्यूक्लियाई के अंदर बात करें तो प्रोटॉन है, अब यहां तो हमने आइसोलेटेड एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन के लिए हमने कहानी को डिफाइन किया था। लेकिन न्यूक्लियाई और एटम के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियाई की बात करें तो प्रोटॉन होते हैं। तो हो सकता है कि उन प्रोटॉन्स के जो मोमेंटम है, सॉरी जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे के, वो कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ द न्यूक्लियाई एंड एटम, क्योंकि ये जो कहानी मैंने डिफाइन की है ये सारी की सारी डिफाइन की है फॉर द आइसोलेटेड चार्जेस ओनली। और जब तुम एटम्स और न्यूक्लियस की बात करते हो तो यहां पे तो डेफिनेटली सी बात है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन रहेंगे। स्पेशली एटम की बात करूं तो यहां तो है ही सही, है ना। तो यहां पे एटम्स और न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है तो हो सकता है किसी का अपोजिट स्पिन हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, किसी का अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्योंकि मोशन तो डिफाइन नहीं किया ना, रैंडम मोशन हो रहा है इनका। हो सकता है किसी का अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बना रहे हो, तो वो कैंसिल आउट कर सकते हो उसको एक दूसरे के साथ। इसलिए मैंने बोला कि एटम और न्यूक्लियाई की कहानी सही नहीं है, बिकॉज यहां पे जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो ऐसा लिख सकते हो, हियर वी हैव द सेवरल नंबर ऑफ चार्जेस हुज मैग्नेटिक मोमेंट कैन कैंसिल ईच अदर्स। ओके, हियर वी कैन से दैट हियर वी हैव several number of charges whose magnetic moment can cancel each other. because they can have the magnetic moment in the different direction, क्योंकि इनके मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके हो सकता है डायरेक्शन अलग अलग हो। बट अगर मैं एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करूं तो आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल्स के लिए तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि डायरेक्शन एक सिंगल रहेगी, तो एक सिंगल डायरेक्शन के हिसाब से तो डिफाइन कर सकते हो। लेकिन न्यूक्लियाई और एटम में क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस होंगे बहुत ज्यादा होंगे, तो हो सकता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, है ना। सो कईयों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कईयों का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में जो अपने मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं ये लोग। इसलिए कहानी हम न्यूक्लियाई और एटम के लिए नहीं बोलते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फिर स्पेसिफाइड किया हमने कि ठीक है यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से कहानी क्या होगी वही हम बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट, कर लिया नोट, चलिए भाई। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ अ मटेरियल इज नॉट जीरो। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो वो मटेरियल क्या होगा। इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, मस्ट बी डायमैग्नेटिक, मस्ट बी फेरोमैग्नेटिक एंड मे बी पैरामैग्नेटिक। सो क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ अ मटेरियल इज नॉट जीरो। किसी के एटम का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट
जीरो नहीं है तो वो मटेरियल क्या होगा? सोचो जरा, सोच लिया? देखो यार, तीन टाइप के मटेरियल हम पढ़ चुके हैं। पहला होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमने पहले भी बोला था कि यहां पे डायामैग्नेटिक मटेरियल में कुछ भी नहीं है, तो जब भी आप इसको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो क्या होगा? अपना एक इंड्यूस्ड फील्ड बना लेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कुछ होता है जो कि आपके एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को सपोर्ट करता है। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास भी कुछ ऐसा है जो आपके अप्लाइड फील्ड को सपोर्ट करता है, लेकिन थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करता है। वो होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये इनके पास पहले से ही होते हैं, ठीक है? तो इनके पास क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई साहब वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास नहीं है, वो इनके पास है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास थोड़ा कम होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के पास तो डोमेन्स है जिनके खुद के ही यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ठीक है? तो इनके पास क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसके कारण यहां पे इनको जो अब आप फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, तो क्या करेंगे? अपनी साइड से एक एडिशनल पार्ट ऐड ऑन कर देंगे और इस फील्ड को सपोर्ट करेंगे, यानी कि फील्ड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ अ मटेरियल। किसके एटम्स का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है? अच्छा, जीरो नहीं होता है तो बोलता है मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का भी जीरो नहीं है, फेरोमैग्नेटिक का भी जीरो नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि पैरा है या फेरो है। डाया का तो जीरो होता है, ये काट दो। पैरा का जीरो नहीं होता, फेरो का भी जीरो नहीं होता, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे पक्का नहीं पता ना कि वो मटेरियल कौन सा है। पैरा भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है, इसलिए आप ये मस्ट बी वाले ऑप्शंस को मत करना। जब तक आप एश्योर्ड नहीं हो, जब तक आपके पास 100% एश्योरिटी नहीं है, तब तक ये मस्ट बी वालों को टिक मत करना, ठीक है? तो ये डायामैग्नेटिक तो नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, फेरो भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला मस्ट बी। मस्ट बी बोलने की वजह से वो गलत हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जो बोलेगा मे बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो सकता है, मे बी पैरामैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? बढ़े आगे अब, चलिए सो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है क्वेश्चन 3? आओ देखें। द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम ऑफ अ मटेरियल इज जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ लिया आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ अ मटेरियल इज जीरो। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम का जीरो कब हो सकता है, ये बताओ। ये तभी किया था सॉल्व। चले भाई, क्या आएगा आंसर इसका? डायामैग्नेटिक? यस, बिल्कुल। सो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके पास कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। तो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट किन किन के पास होगा? एक तो होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए भाई आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर आ जाए। तो अगला सवाल हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज क्वांटिटीज ऑफ द सेम डायमेंशन। इनमें से कौन से पेयर्स की सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज है? इनमें से कौन कौन सेम डायमेंशन वाले हैं? चलो भाई सोचो जल्दी से, सोच लिया? पक्का? क्या बोलोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज क्वांटिटीज ऑफ द सेम डायमेंशन। तो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, क्या दोनों सेम डायमेंशन के होंगे? रिश्ता क्या कहलाता है इनका? H इक्वल्स टू B बाय म्यू नॉट। H इक्वल्स टू B बाय म्यू नॉट। तो यहां पे अगर मैं जानता हूं कि म्यू नॉट की कुछ डायमेंशंस होते हैं, म्यू नॉट का कुछ डायमेंशन होगा, तो अगर यहां पे म्यू नॉट का कोई डायमेंशन है तो B का डायमेंशन H के डायमेंशन के साथ नहीं मैच करेगा। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक्स्ट्रा यार। बाकी अगर तुम्हें पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है इस पे। जैसे कि म्यू नॉट का डायमेंशन कहां से निकालेंगे? तो म्यू नॉट का डायमेंशन निकालते हैं सबसे पहले तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 πr। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बनती है। तो यहां पे B का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला F इक्वल्स टू QVB से। तो जब मैंने फॉर्मूला लगाया F इक्वल्स टू QVB का, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूनिट जो डायमेंशन जो बनेगा फोर्स के लिए M L T -2
चार्ज के लिए लिखा जाता है आई टी, है ना, यहां पे आई रिप्रेजेंट करता है करंट को, चाहो तो एम्पियर ए के फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्पीड को लिखेंगे एल टी माइनस का 1 और ये बी, टी माइनस 1 से टी मर जाएगा, एल से एल मर जाएगा, सो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है इट विल बी योर एम टी माइनस का 2 आई माइनस का 1, ठीक है। सो ये क्या बन गया मेरे पास, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए बहुत बढ़िया, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होता है, तो यहां पे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी, एंड नाउ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बी की जगह पुट करेंगे एम टी माइनस का 2 आई माइनस का 1, और यहां पे म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। करंट के लिए मैं आई लिख देता हूं अपॉन लेंथ, आर लेंथ होता है, ठीक है। सो म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इट कम्स आउट बी एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2, ये बन गया म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बन गया बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले में एच का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लीजिए। सो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। सो इट कम्स आउट बी एम टी माइनस 2 आई माइनस 1, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2। ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, नीचे हमने परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको आपस में काट के देख लेते हैं, एम से एम मर जाएगा, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 मर जाएगा, आई का पावर माइनस का 1 है, ये ऊपर जाएगा प्लस का आई हो जाएगा, ये बन जाएगा आई बाई एल। सो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है आई एल इनवर्स, एच का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आई एल इनवर्स। तो क्या तुम्हें सेम डायमेंशनल फॉर्मूले दिख रहे हैं दोनों के, नहीं ना, तो ये वाला पार्ट तो गलत हो गया हमारा। अगला बोलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई के लिए अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे बनेगा, वो आओ देख लेते हैं इसके बारे में। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो होता है m अपॉन वी, याद है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस 2 एम्पियर, सॉरी आई, करंट के लिए बोलते हैं, चलो यार एक काम करते हैं, करंट को यहां पे एम्पियर से लिख लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में कंफ्यूजन हो जाएगा। करंट को मैं एक काम करता हूं ए से ही लिख देता हूं, सो दैट तुम्हें वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के साथ कंफ्यूज ना करे इसको, है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, यहां पे मैं करंट को मैं ए से ही लिख देता हूं, चीजें आसान रहेगी अपने लिए। ठीक है, चलिए करंट को मैं एम्पियर से ही लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो तुम जानते हो बहुत अच्छे से क्या बनती है यूनिट, एम्पियर फिर मीटर स्क्वायर। हाँ, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये यूनिट बनती थी। इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या बनेगी यूनिट इसकी, क्या बनेगी यूनिट इसकी, करंट के लिए ए, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिखते हैं एल क्यूब। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट डायमेंशन बनता है एल ए एल माइनस का 1, ए एल माइनस का 1, यानी कि करंट और लेंथ का इनवर्स, करंट और लेंथ का इनवर्स, ये क्या बन गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायमेंशन। सो आई का डायमेंशन मिल गया। क्या बी का डायमेंशन और आई का डायमेंशन सेम है क्या, नहीं है, सर काट दो इसको भी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, क्या H और I का डायमेंशन सेम है, देखो तो H का डायमेंशन है AL माइनस 1, I का डायमेंशन भी है AL माइनस 1, तो बिल्कुल ठीक है, H एंड I हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन, H एंड I हैव द सेम डायमेंशन। तो यार क्लियर है ये बात, तो
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सेम डायमेंशन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों के लिए चेक करते हैं आगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूं, वैसा तो तुम लोगों को पता ही होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल बाय एल, ये स्ट्रेन हो गया। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये क्या है, हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है I अपॉन एच। I का डायमेंशनल फॉर्मूला AL-1, H का डायमेंशनल फॉर्मूला AL-1, ये भी हमारा क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो बिल्कुल कह सकते हैं कुछ भी हो जाए, ठीक है, सॉरी क्या बोलो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई हाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों का भी सेम डायमेंशन है, यानी कि सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है ये बातें, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पार्ट को नोट कर लीजिए, कर लिया नोट? फिर इसको भी नोट कर लीजिए। समझ आ गई बातें? बढ़े आगे अब हम लोग, चलो भाई। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्या बोलते हैं, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू अ हिस्टैरिसीस लूप द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो किसी हिस्टैरिसीस लूप से पास होता है, यानी कि उसका अगर मैं हिस्टैरिसीस कर्व बनाता हूं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या हाल होगा वो बताइए। सोचो जरा, कर्व बनाओ फटाफट से पहले, फिर ट्राई करो इसको। हाँ जी करें, चलो। क्या बोला कि अगर मैं एक हिस्टैरिसीस कर्व बना लेता हूं सबसे पहले तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हिस्टैरिसीस कर्व बनाया जाएगा and the curve will be something like this. हिस्टैरिसीस कर्व बना दिया। अब कुछ पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूं यहां पे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूं। लेट्स से ये मैंने बोला O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, यहां पे मैं पॉइंट B मार्क करता हूं, बीच में एक पॉइंट C ले लेता हूं, यहां पे पॉइंट D ले लेता हूं, यहां पे पॉइंट E ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट F हो जाएगा और यहां पे पॉइंट G हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं यहां पे, C पॉइंट बीच में ले रहा हूं जस्ट एक समझाने के लिए, बाकी तो चीजें क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद। ऊपर होता है I, इधर होता है H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में ग्राफ बनता है, और ये कर्व जो बनाया जाता है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बनाया जाता है। सो ये क्या है आपका हिस्टैरिसीस कर्व है। चलिए भाई, अब इसने बोला है ससेप्टिबिलिटी का क्या हाल होगा। पहली बात तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट I अपॉन एच। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट I अपॉन एच। बी पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे मैंने देखा I का कुछ वैल्यू है मेरे पास, I पॉजिटिव है, हाँ भाई पॉजिटिव है, H 0 है, तो I अपॉन एच करोगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, I अपॉन एच करने से इनफाइनाइट। एट पॉइंट बी आई कैन सी हियर कि यहां पे I पॉजिटिव है, H 0 है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी I बाई एच इट विल बी योर इनफाइनाइट। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनफाइनाइट हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट। सी पॉइंट पे आके देखते हैं, एट पॉइंट सी क्या होगा, सी पॉइंट पे वो देख लेते हैं। सी पॉइंट पे देखो, I जो है वो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है, I पॉजिटिव है, H हमारा नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट है, I पॉजिटिव है, H नेगेटिव है, H नेगेटिव है, तो ससेप्टिबिलिटी विल बी योर I बाई एच प्लस अपॉन माइनस इट विल बी योर नेगेटिव, है ना भाई। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा ना। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव,
फाइनली यू गॉट द नेगेटिव वैल्यू। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव। अच्छा, जरा डी पॉइंट को चेक करते हैं, एट पॉइंट डी। तो मैं यहां पे डी पॉइंट को भी मार्क कर देता हूं। कहां पे लिखें डी पॉइंट का, यहां लिख दूं, एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे क्या होगा, एच का वैल्यू नेगेटिव है, आई का वैल्यू 0 है, आई 0, एच नेगेटिव। डी पॉइंट पे आई 0 हो जाएगा, एच नेगेटिव हो जाएगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी क्या होगा, 0, बिकॉज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, आई अपॉन एच। अगर आई ही 0 है तो ससेप्टिबिलिटी भी 0 हो सकती है, तो यहां पे मे बी 0 भी चलेगा। ठीक है जी, कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता रहेगा, हर पॉइंट पे ससेप्टिबिलिटी चेंज होगी, बिकॉज आई और एच का रिलेशन है ये, और जहां जहां आई और एच चेंज होगा वहां पे ससेप्टिबिलिटी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। कर लिया नोट, चलिए भी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलते हैं हमसे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको जो करेक्ट ऑप्शंस है उनको मार्क आउट करना है। बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म अकर इन ऑल मटेरियल। जो डायामैग्नेटिज्म होता है वो सारे मटेरियल्स में होता है। क्या ये बात सही है, सोचते हैं। Diamagnetism results from the partial alignment of the permanent magnetic moment. The magnetizing field intensity is always 0 in the free space. The magnetic field of the induced magnetic moment is opposite to the applied field. चलिए भाई बताइए कौन कौन से ऑप्शंस यहां पे करेक्ट हो सकते हैं। सोच लिया आप लोगों ने, क्या कहोगे, डायामैग्नेटिज्म अकर इन ऑल मटेरियल। जी हां बिल्कुल, अगर किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो यहां पे भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी सब्सटेंस को रखेंगे तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। एंड द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक कि वो आपके अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डायामैग्नेटिज्म कहते हैं, और ये हर सब्सटेंस में, हर एक मटेरियल में अवेलेबल होता है। डायामैग्नेटिज्म जो है हर सब्सटेंस में अवेलेबल होगा, भले वो पैरामैग्नेटिक है, भले वो डायामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, सो डायामैग्नेटिज्म तो हर सब्सटेंस में मिलेगा। डायामैग्नेटिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। डायामैग्नेटिज्म को वो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट कर रहा है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, अच्छा सॉरी, वो किसके पास होता है, वो होता है एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास में और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में। तो जब परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता ही इनके पास है, तो ये डायामैग्नेटिज्म से इसका क्या लेना देना फिर, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। डायामैग्नेटिज्म में वैसे भी ये नहीं होता है कि परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो रहे, वो तो पैरामैग्नेटिज्म में होता है। ये बात, ये जो बातें बोल रहे हैं ना कि जो पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ये डायामैग्नेटिज्म में नहीं होता है, ये पैरामैग्नेटिज्म में होता है। अलग अलग कहानी है यहां पे, है ना। फिर थर्ड ऑप्शन बोलता है द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H इज ऑलवेज 0 इन द फ्री स्पेस। भाई जब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी ना, ये चीज 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक रिलेशन पढ़ा था H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट। फ्री स्पेस में बताओ भाई ये कहां से 0 हो सकता है? क्या फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है क्या? फ्री स्पेस के लिए तो परमिएबिलिटी की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है, और H को 0 करने के लिए इसको इनफाइनाइट करना पड़ता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल गलत बात है। द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इन द स्पेस, बिल्कुल गलत बात है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, बिल्कुल सही बात है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, वो आपके अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को डायामैग्नेटिज्म कहा था, और बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म हर सब्सटेंस के पास होता है। ठीक है, सो क्या बोलता है वो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के अपोजिट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। बिल्कुल सही बात है, यही तो डायामैग्नेटिज्म है।
ठीक है। सो यहां पे आपका ए और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, बाकी के दो ऑप्शन गलत थे, क्योंकि उसमें सेकंड में तो डेफिनेशन गलत दी थी और थर्ड में बोलता है H0 होगा फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में H0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते। कर लिया नोट? समझ आ गई बातें सभी को ना? चलिए भाई बहुत बढ़िया। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव 2। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है और लगता है कि वीडियो दोबारा देखनी है, तो वीडियो दोबारा देखने के लिए वेबसाइट पे ज्वाइन करना ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज वेबसाइट पे आपको सारी की सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और यहां पे हमने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, सो दैट आपको कभी भी कोई वीडियो देखनी हो तो आपको सीधा उस प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो को देखना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो यहां पे कोई ज्यादा ढूंढने वाले काम नहीं है, आपको इजीली वीडियोस मिल जाएगी। इनफैक्ट यहां पे जो भी कोर्स आप देखते हो उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि वो कोर्स आपके फायदे के लिए है कि नहीं है। आप बस उसको एक बार देख लो, उसका एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पे दैट मीन्स एक बहुत सारा टाइम जो आप लोग वेस्ट कर देते हो चीजों को ढूंढने में, वो सब यहां पे बच जाता है। सो डेफिनेटली वेबसाइट पे आना ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए, राइट? सो मेक श्योर जब भी कोई वीडियो देखनी हो वेबसाइट पे आइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यूट्यूब को आप कंटिन्यू कर रहे हो, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और इस सेशन को शेयर भी करो यार। हर उस बच्चे तक इस सेशन को शेयर कीजिए जिनको सच में इसकी जरूरत है, ठीक है? और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो भाई लाइक तो बनता है ना फिर। तो ये 3 काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन फटाफट से कर दीजिए और बाकी की बातें हम लोग करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।